हेलो बच्चों, क्या हाल है? नीट की तैयारी कैसी चल रही है? आप सबका स्वागत है बायो रंकर बाय डॉक्टर प्रियंवदा शंकर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोजोअल डिजीजेज में। हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे मलेरिया का, और मलेरिया से रिलेटेड दो बीमारियां और हैं। एक है स्लीपिंग सिकनेस, जिसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, और दूसरा काला एजार। तो इससे क्या क्वेश्चन बनता है, हालांकि मैं देख रहा था ये आप लोगों के एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। मैं पिछली क्लास की थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाऊं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो मलेरिया से जो क्वेश्चन बनता है, हम लोगों ने बात किया था कि ये किस पैरासाइट से होगा। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। जो फाल्सीपेरम है वो सीवियर मलेरिया यानी कि मैलिग्नेंट मलेरिया करता है। मलेरिया का मतलब ये है बैड, माल मतलब बैड, और एरिया का मतलब है कि एयर। तो ये जो पुरानी थ्योरी जिस पे इसका नाम पड़ा है उसे मियाज्मा थ्योरी कहते हैं, कि बैड मियाज्मा थ्योरी। तो जो मियाज्मा थ्योरी पहले का कंसेप्ट था, जिसपे लोग मानते थे कि बदबूदार हवा के फैलने से बीमारियां फैलती हैं, तो मलेरिया मियाज्मा थ्योरी का एक कंसेप्ट है। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मियाज्मा थ्योरी से मलेरिया का क्या लेना देना है, या किस थ्योरी पे मलेरिया नाम पड़ा है, तो वो आप लोगों को जानना चाहिए। एक सवाल और था कि क्या ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है कि नहीं। किसी इन्फेक्टेड आदमी का ब्लड अगर किसी हेल्दी आदमी को चढ़ा दिया जाए तो उसमें मलेरिया हो सकता है, या उसका निडल जो यूज किया है वो कोई हेल्दी आदमी को लगाया जाए उसी सिरिंज से, इंजेक्शन उसी निडल से, तो हो सकता है कि नहीं। तो इसका आंसर है कि हो सकता है। एक्चुअली हम लोग बात करते थे कि जो इसका इन्फेक्टिव स्टेज है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल एनोफिलीज में रहता है, और वो ट्रांसमिट होकर के ह्यूमन में जाता है। यानी कि इसका जो स्पोरोजोइट है वो ट्रांसफर होकर के ह्यूमन में जाना है, लेकिन स्पोरोजोइट के बाद जो मेरोजोइट ब्लड में बनते हैं उनको अगर डायरेक्टली किसी आदमी में डाल दिया जाए तो वो लीवर में न जा करके, हम लोगों ने अगर लाइफ साइकिल आप लोगों को पिछले क्लास की बात हो याद हो तो आपको याद होगा कि लीवर में नहीं जाएगा, डायरेक्टली ब्लड आरबीसी में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा और वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसमें अगर सवाल ये बने कि अगर डायरेक्ट ब्लड इन्फ्यूज किया जाए इन्फेक्टेड आदमी का, तो लीवर वाला जो फेज है जहां पे नरिशमेंट लीवर सेल में मल्टीप्लाई करता है वो स्किप करेगा, आरबीसी में वो जाकर के मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। एक चीज और इसमें क्वेश्चन बनता है कि कौन सा प्रोटोजोआ है। तो ये एक तो नॉन फ्लैजेलेट है, आप लोग जानते हैं, और दूसरा जो है ये इंट्रासेलुलर प्रोटोजोआ है, यानी कि आरबीसी के अंदर रहता है, सेल से बाहर नहीं रहता है। तो इसमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इंट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर, तो आप लोग लगाएंगे कि इंट्रा सेलुलर है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इंट्रा सेलुलर प्रोटोजोआ है। एक और सवाल बनता है कि ये जो प्रोटोजोआ है दोनों को इन्फेक्ट करता है एक तरह से मल्टीपल। शरीर में हम लोग लाइफ साइकिल देख रहे थे, तो ये फीमेल एनाफिलीज यानी मॉस्किटो में फीमेल मॉस्किटो है, और जो आदमी है ह्यूमन में ये मल्टीप्लाई करता है। तो ह्यूमन में और मॉस्किटो में अगर आपसे पूछा जाए दोनों इसके होस्ट हुए, दोनों क्या हुए? होस्ट हुए। तो ये कितने होस्ट में रहता है? दो होस्ट, एक मॉस्किटो में रहेगा और एक ह्यूमन में रहेगा। तो इसको डाइजेनेटिक प्रोटोजोआ कहते हैं। क्या कहेंगे? डाइजेनेटिक। डबल होस्ट वाले को क्या बोलते हैं? दोनों होस्ट उसको मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है इसके लाइफ साइकिल को चलाने के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे? डाइजेनेटिक कहेंगे। तो डाइजेनेटिक होस्ट है। अब इसमें होस्ट से सवाल ये आता है कि एक होस्ट होता है जिसे हम लोग इंटरमीडिएट होस्ट करते हैं, इंटरमीडिएट। ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल बनाना चाहेगा अगर कोई क्वेश्चन तो ये बना सकता है। और दूसरा होता है डेफिनेटिव होस्ट, डेफिनेटिव होस्ट। तो इंटरमीडिएट होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट, तो इसमें पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोडियम का जो डेफिनेटिव होस्ट है वो क्या है। तो जनरली लोगों को लगता है कि डेफिनेटिव होस्ट का मतलब जो बड़ा है जन, या जिसमें इन्फेक्शन हो रहा है, तो आदमी में इन्फेक्शन हो रहा है और आदमी को ये बीमार कर रहा है, तो इसलिए लोगों को लगेगा कि डेफिनेटिव होस्ट इसका आंसर होना चाहिए, जबकि बिल्कुल गलत है।
डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट का बायोलॉजी में क्लियर कट रूल है। रूल के अनुसार से जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसमें? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पैरासाइट करता है, जिस भी होस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, उस होस्ट को हम लोग डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? डेफिनेटिव होस्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था लाइफ साइकिल में कि जो ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो साइकिल चल रही थी, वो उसमें एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, यानी कि मेरोजोइट्स बन रहे थे, उसके बाद गोमेटोसाइट्स बने और उन गैमेटोसाइट्स को इंजेस्ट किया मॉस्किटो ने, तो मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां होगा उसको हम लोग डेफिनेटिव होस्ट कहेंगे। तो इसका अगर पूछा जाए कि डेफिनेटिव होस्ट कौन सा है, तो उसका आंसर होगा कि फीमेल एनोफिलिस, ना कि आदमी। तो ये बिल्कुल ध्यान देना है, ये बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर डेफिनेटिव होस्ट पूछा जा रहा है तो उसमें हम लोग आंसर करेंगे मॉस्किटो, और इंटरमीडिएट होस्ट की बात की जाए तो वो होगा ह्यूमन बीइंग, यानी कि आदमी। तो ये क्लियर हो गया। आप लोग गलती नहीं करेंगे, गलत कराने फंसाने के लिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, थोड़ा डिटेल है, क्योंकि वहां बायोलॉजी का रूल लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे होगा उसको हम लोग डेफिनेटिव होस्ट कहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्लाज्मोडियम से बनते हैं। इसके अलावा दो पैरासाइट और हैं जिनके बारे में, प्रोटोजोआ आप कह लीजिए, ब्लड प्रोटोजोआ की अगर हम लोग बात करें, हीमो प्रोटोजोआ इनको कहा जाता है। तो दो प्रोटोजोआ और हैं और दो बीमारियां करते हैं। एक तो इंडिया में है, एक नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। जो इंडिया में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, काला एजार। काला एजार, इसको ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक फीवर कहा जाता है। तो काला एजार का बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो काला एजार भी एक प्रोटोजोआ से होता है, और इसका जो प्रोटोजोआ होता है उसको हम लोग कहते हैं लिश्मानिया। तो लिश्मानिया जो है, मेनली तीन तरह का लिश्मानियासिस होता है। एक तो विसरल लिश्मानियासिस होता है। क्या होगा? विसरल, यानी कि आपके बॉडी के अंदर पैरासाइट मल्टीप्लाई करता है और आपको बुखार करता है, आपका बॉडी जो है नीला करता है, काला करता है, आपको बार बार इरेटिक फीवर आते हैं, सर दर्द होता है। इस तरह का जो सिम्टम आता है उसको हम लोग विसरल लिश्मानियासिस कहते हैं, और विसरल लिश्मानियासिस को ही कालाजार कहा जाता है। तो काला एजार जो है वो विसरल लिश्मानियासिस है, और विसरल लिश्मानियासिस को जो करता है वो लिश्मानिया डोनोवानी करता है। लिस्मेनिया का जो स्पेसिस है वो लिस्मेनिया डोनोवानी करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काला एजार कौन करता है, तो लिस्मेनिया डोनोवानी करता है। और ये किस तरह का प्रोटोजोआ है? तो ये फ्लैजेलेट है। तो ये फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ है। तो लिस्मेनिया डोनोवानी जो है ये काला एजार करेगा, ब्लैक फीवर करेगा, विसरल लिस्मेनियासिस आप उसको कह सकते हैं। दूसरे जो इसके स्पेसिस होते हैं, लिस्मेनिया इन्फेंटम, ब्राजीलियंसिस, वो जो है वो क्यूटेनियस या म्यूकोक्यूटेनियस करते हैं। क्यूटेनियस और म्यूको क्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन में अल्सर बनाता है। तो अगर क्यूटेनियस फॉर्म में है तो उसको हम लोग काला एजार नहीं कहते हैं। म्यूकोक्यूटेनियस का मतलब होता है जहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जो नेचुरल ओरिफिस है हमारा, आंख, नाक, कान, मुंह, जहां भी ओपनिंग है, शरीर की ओपनिंग होती है, वहां से जहां से स्किन अटैच होता है, कनेक्ट करता है, उसको हम लोग म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन कहते हैं। तो वहां पे लीजन करने वाले जो होते हैं, तो ये तीन फॉर्म है। इन तीन फॉर्म में से जो लिस्मेनिया डोनोवानी है वो काला एजार करेगा। और काला एजार कॉमनली ऐसा देखा जाता है कि एचआईवी के साथ को इन्फेक्शन में रहता है। तो जो एचआईवी पेशेंट होते हैं उनमें काला एजार बहुत ज्यादा होता है। खास करके वैसे लोग जो गरीब हैं, जो हाइजीन नहीं रखते हैं, जिनका न्यूट्रिशनल माल नरिशमेंट है, जिसमें विटामिन ए, जिंक की कमी है, उनमें भी काला आजार बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो काला आजार जो है प्रोटोजोआ से होता है, लिश्मेनिया से होता है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो उस पर सवाल आता है कि ये किससे ट्रांसमिट किया जाता है। जैसे हम लोग उसमें फीमेल एनोफिलिस की बात कर रहे थे,
ये जो काला अजार है, ये लिस्मानिया जो है, ये सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट होता है। किससे होगा? सैंड फ्लाई से, जिसे फ्लेबोटोमस आर्जेंटिप्स फ्लेबोटोमस आर्जेंटिप्स या फ्लेबोटोमस फ्लाई कहते हैं। तो ये सैंड फ्लाई जो है, बालू मक्खी जिसको कहते हैं हम लोग, ये ट्रांसमिट करती है और ये इसकी बायोलॉजिकल होस्ट है, यानी कि इसके अंदर भी ये मल्टीप्लाई, इसका जो स्टेज है, कुछ स्टेज है उसके गट के अंदर मल्टीप्लाई करता है। और ह्यूमन में जब ये एक बार इंजेक्ट कर देती है, जिसे इंजेक्ट करती है, जो इन्फेक्टिव स्टेज सैंड फ्लाई से निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोमेस्टिगोट। क्या कहते हैं? प्रोमेस्टिगोट। तो इसका अगर पूछा जाए कि इसका इन्फेक्टिव स्टेज या इन्फेक्शन करने वाला जो स्टेज है वो कौन सा है, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोमेस्टिगोट। आपको वहां पे लगाना होगा। तो प्रोमेस्टिगोट जो है, ये इंजेक्ट किया जाता है और फिर ये प्रोमेस्टिगोट जो है ह्यूमन के मैक्रोफेज में जाके मल्टीप्लाई करता है। किसमें? मैक्रोफेज में। तो मैक्रोफेज यानी कि डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। तो मैक्रोफेज में मल्टीप्लाई करने के बाद ये फिर मैक्रोफेज जो है, ये लीवर में चले जाते हैं, स्प्लीन में चले जाते हैं, बोन मैरो में चले जाते हैं, लिम्फ नोड में चले जाते हैं। तो इन सारे ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है और फिर वहां पे इरेगुलर टाइप का फीवर ह्यूमन में आते रहता है, इसके मल्टीप्लिकेशन के चलते। तो अगर ऑर्गन की बात की जाए कि कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व रहता है, तो लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो और लिम्फ नोड, ये 4 ऑर्गन जो हैं वो काला आजार में इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे अगर सवाल बने तो आप लोगों को यही ऑर्गन को लगाना होगा। और किस सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है या रहता है, ये पूछा जाए तो वहां पे आपको आंसर में मैक्रोफेज लगाना होगा। जैसे कि प्लाज्मोडियम की जब हम लोग बात कर रहे थे तो आरबीसी में रहता है और यहाँ ये मैक्रोफेज में रहता है। एकदम क्लियरली आपको क्लियर पता होना चाहिए कि कहाँ रहता है और कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज है। तो प्रोमेस्टिगोट स्टेज जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज है। फिर ये जब एनिमल जो सैंड फ्लाई है वो सक करती है, तो मैक्रोफेज में मल्टीप्लाई करने वाला जो स्टेज है वो इंजेस्ट करके फिर उसके गट में चला जाता है। तो ये जो मैक्रोफेज के अंदर मल्टीप्लाई करने वाला होता है वो ए फ्लैजिलेट होता है, यानी कि उसमें फ्लैजिला नहीं होता है। मैक्रोफेज में जो मल्टीप्लाई करेगा उसमें फ्लैजिला नहीं होता है। फ्लैजिलेट जो फॉर्म होगा वो सैंड फ्लाई के गट में मल्टीप्लाई करने वाला होता है और वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, वहां सेल के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करता है। तो काला आजार से अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह के कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसी तरह का एक और बीमारी है जिसे हम लोग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, उसको भी आप लोगों को जानना चाहिए, उससे भी सवाल बनते हैं। हालांकि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जिसे हम लोग ट्रिपेनोसोमियासिस कहते हैं, वो इंडिया में नहीं है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जिनको हो जाता है वो घोड़े की तरह खड़े खड़े सोते रहते हैं। एक्चुअली ये जो पैरासाइट है, ये जो प्रोटोजुआ है, ये भी फ्लैजिलेट प्रोटोजुआ है, एमोबॉइड नहीं है। तो क्वेश्चन भी बनता है कि जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करने वाला प्रोटोजुआ है वो कौन सा है, तो वो फ्लैजिलेट प्रोटोजुआ है। और कौन सा प्रोटोजुआ है, तो इसको कहेंगे हम लोग ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। तो इस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो है, इसको ट्रांसफर होने के लिए बायोलॉजिकल होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रिपेनोसोमा के और भी स्पेसीज होते हैं जो जानवरों में होते हैं, उनको बायोलॉजिकल होस्ट की जरूरत नहीं होती है। तो जानवरों में इंडिया में बहुत ट्रिपेनोसोमियासिस है। इस बीमारी को क्या कहते हैं? ट्रिपेनोसोमियासिस। तो जानवरों में तो ट्रिपेनोसोमियासिस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका स्पेसीज ही ऐसा है जो कि कैरियर बाइटिंग होती है उससे फैल जाता है। लेकिन ट्रिपेनोसोमा एवांसाई जो गैम्बियंस है, इसके लिए एक बायोलॉजिकल होस्ट की जरूरत होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई क्या कहते हैं? सीसी
फ्लाई, इसको इंग्लिश में इसे ग्लोसिना स्पीसीज कहते हैं, ग्लोसिना। तो ग्लोसिना फ्लाई जो है या सीसी फ्लाई जो है वो ट्रांसफर करती है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस को, जिसके चलते अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या गैम्बियंस फीवर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम गैम्बियंस फीवर, गैम्बियंस फीवर भी कहते हैं। अफ्रीका में जानवरों में जो भी होता है तो उसको नागना कहा जाता है, लेकिन ह्यूमन की बीमारी जो है ये इंडिया में नहीं आई है। एक्चुअली इसने अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, गैम्बियंस ने अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, तो इसको बायोलॉजिकल होस्ट की बहुत ज्यादा, मैं बायोलॉजिकल बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ उसका डेवलपमेंटल स्टेज रहेगा जो कि उसको मल्टीप्लाई करता है, तभी जाकर के वो दूसरे में ट्रांसमिट होता है। अगर ये मैकेनिकली ट्रांसमिट हो रहा होता, जैसे कि इसका दूसरा स्पेसीज जो हम लोग ट्रिपेनोसोमा इवांसाई कहते हैं, जो जानवरों में होता है, कुत्तों में होता है, भैंसों में होता है, घोड़ों में होता है, सारे लगभग जानवरों में होता है, वो ट्रिपेनोसोमा इवांसाई होता है, वो मैकेनिकली ट्रांसमिट हो जाता है। जबकि गैम्बियंस जो है इसको ट्रांसफर करने के लिए सीसी फ्लाई चाहिए ही चाहिए, ग्लोसिना चाहिए ही चाहिए, इसलिए ये इंडिया तक नहीं पहुंचा है। तो सीसी फ्लाई वहां से जब तक नहीं पहुंचेगी साउथ अफ्रीका की, तब तक ये हमारे पास आने वाला नहीं। तो इंडिया में नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, तो फ्लैजलेट है, अमीबॉयड नहीं है। क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा प्रोटोजोआ है, तो ये फ्लैजलेट प्रोटोजोआ है। और इसका जो फ्लैजलेट फॉर्म होता है वो ह्यूमन में रहता है और एक्स्ट्रा सेलुलर है। कौन सा है, सेल के अंदर, किसी की भी सेल के अंदर नहीं रहता है। ये जो प्रोटोजोआ है जब एक बार इंजेक्ट कर देती है तो ब्लड में रहता है, प्लाज्मा में रहता है, वहां पे मल्टीप्लाई करता है, फिर जाकर के वो जो बॉडी के फ्लूइड है, लिम्फेटिक्स है, उसमें जाता है, बाद में वो सीएसएफ में जाता है, सीएनएस में जाता है, और वहां पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स करता है, जिसके चलते स्लीपिंग सिकनेस जिसे हम कहते हैं वो होता है। इसका एक टिपिकल पैटर्न है कि ये जो प्रोटोजोआ है ये अपने सरफेस एंटीजन को हमेशा शेड करते रहता है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद उसका जो ऊपर का लेयर है सरफेस, जिसे हम लोग वेरिएबल सर्फेस ग्लाइकोप्रोटीन VSG कहते हैं, VSG अगर पूछा जाए तो VSG मतलब वेरिएबल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन, इसको ये ऊपर से शेड कर देता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जब तक इसके अगेंस्ट काम करता है तब तक ये अपना चेहरा बदल लेता है। फिर से हमारा इम्यून सिस्टम 10 से 12 से 14 दिन लेता है, तब तक फिर ये अपना चेहरा बदल लेता है। तो इसमें एक पीरियोडिक फीवर आता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आता है। तो इसका VSG जब बदलता रहेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसके अगेंस्ट फाइट करता है, जिसके चलते इसमें फीवर आता है। तो अगर पूछा जाए कि जो ट्रिपेनोसोमा है ये बॉडी से एलिमिनेट क्यों नहीं होता है, तो इसका जो एंटीजेनिक पार्ट है, जो सरफेस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन है, उसको इसके पास एबिलिटी है कि वो शेड कर देता है, इसलिए बॉडी में बड़े दिनों दिन तक वो मेंटेन रहता है या कैरियर के रूप में भी रह सकता है। तो ये महीनों तक क्रोनिक इन्फेक्शन करता है और कई लोगों की इससे जान भी जाती है। जब नर्वस फॉर्म में आता है, ब्रेन को डैमेज करता है, तो वहां पे बचा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां ड्रग पेनेट्रेट करके नहीं जाते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इसका क्या रीजन है रीजनिंग असर्शन में, तो वहां पे आप कहेंगे कि जो सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उसको वो चेंज करता है, जिसके चलते हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं करता है। तो 2-3 सवाल आपको इससे बनेंगे। एक बनेगा कि कौन से स्पीसीज है, तो गैम्बियंस है। दूसरा ये बनेगा कि किससे ट्रांसमिट होता है, कॉमन सवाल है, ग्लोसिना या सिसिफ्लाई से। और तीसरा जो है ये किस तरह का प्रोटोजोआ है, तो फ्लैजलेट प्रोटोजोआ है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर नहीं, सेल में नहीं रहता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर रहता है और फिर हमारी एनर्जी को यूटिलाइज करता है, अपने सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन को चेंज करता रहता है, जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी और इम्यून सिस्टम काम करता है, जिसके चलते फीवर आता है। एक चीज और इसका आता है, इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज है, जो ग्लोसिना है, सीसी फ्लाई है, कौन से स्टेज को ट्रांसफर करती है, तो जिस स्टेज को वो हम लोगों में इंजेक्ट करती है उसे हम लोग मेटासाइक्लिक स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटासाइक्लिक स्टेज कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि
इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है या सीसी फ्लाई कौन से स्टेज को इंजेक्ट करती है, तो उसको हम लोग कहेंगे मेटासाइक्लिक। कंफ्यूज कराने के लिए ट्रिपेनोमास्टिगोट, प्रोमास्टिगोट, इस तरह के आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे, लेकिन उसका आंसर क्या होगा, मेटासाइक्लिक। तो तीनों, अगर प्रोटोजोआ की अगर हम लोग बात करें तो काला एजार के लिए इन्फेक्टिव स्टेज प्रोमास्टिगोट, ट्रिपेनोजोमा के लिए मेटासाइक्लिक, और जो मलेरिया था उसके लिए स्पोरोजोइट। तो ये तीनों को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, याद करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि इससे आप लोगों का कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा, और आप लोग जब धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपकी बीमारियों के बारे में समझ अच्छी होगी, और आप लोग क्वेश्चन को क्लिक कर पाएंगे, रीजनिंग असर्शन भी आप क्लिक कर लेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।